हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे केमिस्ट्री क्लास 10th और चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और इसमें आपको पढ़ाया जाएगा पूरे कॉन्सेप्ट वाइज, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर दिखाया जाएगा और लास्ट में VVI क्वेश्चन दिया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में यहीं से रहेगा। हम एक एक टॉपिक लेंगे और उसको फुल डिटेल से एनालाइज करेंगे और पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि पहला टॉपिक हमारा क्या है। तो पहला टॉपिक है हमारे दैनिक जीवन में होने वाले परिवर्तन। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण को बताने से पहले हम आपको बता देते हैं कि परिवर्तन क्या होते हैं। परिवर्तन समझिएगा तभी अभिक्रिया के बारे में समझिएगा। परिवर्तन कहने का मतलब कि चेंज होता है। तो चेंज किसी भी वस्तु में कितनी प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। अगर आपसे पूछे कि बताइए किसी पदार्थ के कितने गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, तो आप बताइएगा कि किसी पदार्थ के 2 गुण होता है और एक गुण होता है बाहर का गुण जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं, और दूसरा होता है आंतरिक गुण, अंदर का गुण जिसको हम माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हैं। जैसे हम पूछे कि दही का क्वालिटी क्या है, तो आप देखिएगा ठोस है कि द्रव है कि गैस, उसका कलर क्या है, ये बाहर का क्वालिटी है। लेकिन उसके अंदर का केमिकल प्रोसेस कैसे हो रहा है, ये माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो 2 प्रकार के गुण होते हैं। कौन कौन गुण होते हैं? तो एक होता है भौतिक गुण, और भौतिक गुण में जो परिवर्तन होता है उसी को कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और दूसरा क्या परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंज। और दूसरा होगा फिजिकल चेंज। और भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है पदार्थों के बाह्य गुणों में परिवर्तन। बाह्य गुणों में परिवर्तन। बाह्य गुण में क्या आ सकते हैं? तो बाह्य गुण में हमारा आ सकता है रंग, रूप, अवस्था। क्लियर? इसके बाद से रासायनिक है, क्या होता है? तो रासायनिक में होता है पदार्थों के आंतरिक गुणों में परिवर्तन। राइट? तो भौतिक गुण के बारे में आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। भौतिक गुण के बारे में सबसे सिंपल में समझिएगा कि जब किसी सेना का भर्ती होता है, ये बिहार पुलिस हो या आर्मी हो, तो उसमें जो भी आदमी अभ्यर्थी होते हैं उनका फिजिकल टेस्ट होता है। फिजिकल टेस्ट कहने का मतलब कि उसको दौड़ाया जाता है, उसका हाइट देखा जाता है, वेट देखा जाता है, आँख चेक किया जाता है। तो ऊपर जितने भी उसके शरीर को अपने आँखों से ऊपर देख करके चेक करते हैं उसको कहते हैं भौतिक गुण। जैसे कि आप सेम टू सेम देखौकी में करते हैं। देखौकी में जाइएगा तो वर या वधू को रूप देखिएगा, रंग देखिएगा, कलर देखिएगा, उसको चला के देखिएगा कि चल रहा है कि लंगड़ है, उसको पढ़ा करके देखिएगा, कुछ पूछ करके देखिएगा कि गूंगा है कि अंधा है। किसी प्रकार से उसको क्या कर देना है? रंग रूप को देख लेना है। और रंग रूप देख करके आप उसको कीजिएगा कि ये मेरे लायक है कि नहीं है। कितने आदमी होते हैं जो रंग रूप देख करके अट्रैक्ट हो जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो आप बाहर के गुण को देख करके शादी हुए हैं। बाहर का गुण तो कुछ बनावटी हो सकता है, वो चेंज भी हो सकता है। जैसे वो काला आदमी है तो केमिकल या मेकअप करके गोरा बन सकता है और पुनः आपस काला आ सकता है। तो इस प्रकार। और जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो पदार्थ अंदर से चेंज होता है, तो नया प्रोडक्ट देता है, नया पदार्थ बनता है। जैसे क्या इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? दूध का दही में बदलना। दूध से दही में जब बदलेगा तो आप रात भर उसको निहारते रहिएगा, देखते रहिएगा कि दूध से दही कैसे बन रहा है। आप मालूम नहीं कर पाइएगा, सुबह उठिएगा या कैसे भी कीजिएगा तो कन्वर्ट हो चुका होगा दूसरे मटेरियल में। उसी प्रकार से आप कोई फल लिए हैं, कच्चा है, कुछ दिन के बाद से पक करके पीले रंग का हो जाएगा, तो क्या कर लिया है? अंदर से केमिकली चेंज हो गया है। अभी तो
पीले रंग का हो गया है और फिर हरा बना नहीं सकते। आदमी है जब जिंदा रहता है तो अपना रंग रूप मेकअप करके रंग रूप हाइट या किसी भी प्रकार का अपना रूप रंग बदल सकता है, लेकिन आदमी को डेथ हो जाने के बाद, मरने के बाद से शरीर के अंदर से केमिकली प्रोसेस होने लगता है, सड़ने लगते हैं, कीड़े लगने लगते हैं, उसका रंग पीला हो जाता है, पुनः आपस तो नहीं आ सकता है क्योंकि अंदर से चेंज हो गया है। जो अंदर से एक बार चेंज हो गया आपस ला ही नहीं सकते हैं क्योंकि वो नया प्रोडक्ट बन चुका है। और इसको देखिएगा भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल, तो भौतिक परिवर्तन में क्या हो जाएगा, कपड़े का फटना हो जाएगा। जैसे मार्कर है, मार्कर को तोड़ दिए, 2 टुकड़ा बन गया, रहा तो मार्कर ही। हाथ टूट गया तो हाथ का 4 टुकड़ा हो सकता है। कांच टूट गया तो कांच का चकनाचूर लाखों कण हो सकते हैं, लेकिन रहेगा तो कांच ही, सोना चांदी तो बनेगा ही नहीं। तो इस प्रकार से जिस परिवर्तन में नया पदार्थ न बने, पदार्थों के बाहरी गुण में केवल चेंज हो, उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और जिस परिवर्तन में पदार्थों के आंतरिक गुणों में परिवर्तन होते हैं और नया पदार्थ बन जाता है, उसी को रासायनिक परिवर्तन करते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन होता है तभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। जब परिवर्तन रासायनिक हुआ तब समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो नया प्रोडक्ट बना है, और नया प्रोडक्ट बनने से पहले कुछ लेते हैं और बन करके कुछ निकलता है। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को देखने के बाद से अब हम क्या देखेंगे, तो अब हम देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं। इससे पहले आप भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन समझ चुके हैं। रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है, और रासायनिक परिवर्तन से क्या कहे, संपर्क है या संबंध है रासायनिक अभिक्रिया का। तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों से मिल करके, संयोग करके, बंधन बना करके 2 या 2 से अधिक या एक ही पदार्थ बनाता है, उसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे कोई आप सामान ले लिए हैं, उसको एक में मिला दिए और नया प्रोडक्ट बन गया, तो ये जो प्रक्रिया हो रही है, जो विधि कर रहे हैं, वो क्या कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। तो इसका हम एक परिभाषा देखते हैं। जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थों के साथ संयोग करके एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का हमारा परिभाषा क्या है, जब कोई पदार्थ अकेले हो या किसी अन्य पदार्थ के साथ संयोग करे, मिलन करे, तो एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया को होते हुए देखते होंगे। जैसे कि सिंपल आप खाना बनाते हैं तो रोटी बनाने से पहले आप लेते होंगे, जल लेते होंगे, आटा लेते होंगे, उसको मिक्स करते होंगे, फिर आग पे रखते होंगे, तब जाके नया प्रोडक्ट बनता होगा। चावल बनाते, इसी प्रकार से कोई पदार्थ अकेले मिले या किसी अन्य पदार्थ से मिल करके रिएक्शन करके 2 या 1 पदार्थ बनाता है, उसी को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे हम बोले कि कार्बन, कोयला, लकड़ी किसी के साथ जलेगा तो बनेगा क्या क्या, तो कोयला जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके जल बनता है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे जो एक मैग्नीशियम होता है,
मैग्नीशियम का फीता होता है, रिबन होता है, और मैग्नीशियम को वायु के उपस्थिति में जलाने पर क्या बनता है। तो ये मैग्नीशियम है और वायु की उपस्थिति में जलाइएगा तो हमारा क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यहाँ पे आप थोड़ा कन्फ्यूज होइएगा कि O2 ऑक्सीजन 2 गो है, इधर 1 हो चुका है, तो इसका फुल डिटेल्स आगे बताएंगे कि क्यों ऐसे हुआ है। उसी प्रकार आप कॉपर का तार ले लीजिए और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाइएगा तो कॉपर का ऑक्साइड बना है। तो यहाँ पे 2 बैलेंस कर देते हैं, इधर भी 2 और इधर भी 2। अभी तक बैलेंस किए हैं, क्यों किए हैं इसका रीज़न बाद में देखेंगे, लेकिन आप फोकस केवल कीजिए कि रिएक्शन में हो क्या रहा है। तो इसमें देखिएगा कि कोई पदार्थ है, 2 पदार्थ है आपस में मिले हैं, यहाँ पर रिएक्शन हुआ है तो एक कुछ बना है नया पदार्थ। उसी प्रकार से कोई एक ही पदार्थ है CaCO3, इसको संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, खरिया कहते हैं, मार्बल के नाम से भी जानते हैं। इस पत्थर को हम गर्म करते हैं तो 2 गो पदार्थों में टूट जाता है। एक होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना, अनबुझा चूना भी कहते हैं, और ये CO2 गैस बनता है। तो ये 2 प्रोडक्ट कब बने हैं, जब एक पदार्थ को गर्म किए हैं, 2 पदार्थ को आपस में संयोग हुआ है, तब जाके बना है। तो इस प्रकार से समझे कि ये सब क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। लेकिन एक बात समझिएगा कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती है तो नया पदार्थ बनता कैसे है, और नया पदार्थ बनता है तो बनने वाले पदार्थ का क्वालिटी और जो बनाते हैं उनका क्वालिटी एकदम अलग होता है। जैसे हम बोले कि H2 और O2 मिल करके क्या बनता है, तो जल बनता है। इसमें देखिएगा क्वालिटी कैसे अलग है। ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ईंधन है, जलता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है, ये जलाने में सहायता करता है, और ये जलने को बुझाता है, आग को बुझाता है। ये जल रहा है, जलाता है, और ये जलने से बचाता है, बुझाता है। तो ये दोनों पदार्थ का क्वालिटी अलग है, प्रोडक्ट बने उनका क्वालिटी अलग है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अभिक्रिया के पहले जो भी पदार्थ है उनका क्वालिटी और बने नए पदार्थ का क्वालिटी अलग होता है। अब आपको हम बताते हैं कि बॉन्ड कैसे बनता है, कोई नया मटेरियल बनता कैसे। तो नया मटेरियल बनने से पहले बहुत सारे क्रियाएं होती है, उसको समझिए, उसके बाद से आप समझ जाइएगा कि क्यों 2 हुआ था, क्यों हम 2 लगाएं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे ये ऐसा नहीं था, ये Mg+O2 था, तो मैग्नीशियम था ये, तो ये Mg का क्या है, एटम है। रिएक्शन में भाग लिया है मैग्नीशियम का एटम, फिर रिएक्शन में कौन भाग लिया है, O2 का अणु लिया है। ये है परमाणु और ये है अणु। परमाणु अणु मिल करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। लेकिन जब रिएक्शन में दोनों आदमी भाग लेते हैं तो ओरिजिनल रूप से जो रिएक्शन में भाग लेते हैं वो नहीं होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आप ही कोई चीज़ या मटेरियल बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं तो गल जाता है, पिघल जाता है, एकदम महीन चूर्ण कण बन जाता है। और जब महीन कण चूर्ण बन जाएगा तो ओरिजिनल पदार्थ तो रिएक्शन में भाग लिया ही नहीं, डाले थे इतना, मान लीजिए कि इतना था, 1 kg का था, 2 kg था, पिघल करके छोटा छोटा कण बन गया। तो मूल जो पदार्थ होते हैं पिघल करके एकदम एटम में टूट जाते हैं। तो मूल पदार्थ रिएक्शन में भाग नहीं लिए, उसके कण भाग लेंगे, और कण भाग लेने के अनुसार जिस प्रकार से उसका नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा कि लेना चाहेगा, उस प्रकार से वो एटम आपस में जुड़ने लगते हैं। जिस प्रकार इसमें हम ऑक्सीजन के अणु हुए हैं तो रिएक्शन में जाते ही एटम में टूट जाएगा। यहाँ पे एटम, ये भी ऑक्सीजन के एटम। तो रिएक्शन में ओरिजिनली भाग लिया कौन था, तो भाग लिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन भाग लिया है। तो आप बताइएगा कि ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन में रिएक्शन कैसे होगा, कैसे बॉन्ड बनेगा। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है, संयोजकता बता रहे हैं, 9th क्लास में पढ़े हैं। 12 इसका परमाणु संख्या होता है। K में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, M में 2 इलेक्ट्रॉन। प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो K में कितना रहेगा, 2 रहेगा, L में 8, M घर नहीं बनेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया है। जब इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है तो मैग्नीशियम पे 2+ आएगा क्योंकि ये 2 रुपया किसी को कर्जा दिया है तो 2+। तो इसकी वैलेंसी कितनी आ गई, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी यहाँ पे 2 आ गई। इसको लिखते हैं संयोजकता।
कैसे कोई मटेरियल बनता है। उसी प्रकार ऑक्सीजन की वैलेंसी देखते हैं। वैलेंसी मतलब होता है कि किसी तत्व दूसरे तत्व से क्रिया करने की शक्ति क्या है। तो इसको मैग्नीशियम की क्रिया करने की शक्ति 2 होती है, इसका पावर शक्ति 2 है। ऑक्सीजन का देखते हैं तो ऑक्सीजन का होता है 8, के में होता है 2, एल में होता है 6। तो ये 8 बनना है तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन तो ऐड करेगा तभी तो 6 2 8 होगा। तो के में हो गया 2, एल में हो गया 8, लेकिन ऑक्सीजन पे 2 माइनस आएगा, वैलेंसी हो गया 2। वैलेंसी जब लिखते हैं तो इसके प्लस माइनस आयन नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से वैलेंसी अब क्या होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं। तो ये क्रॉस गुणा कीजिएगा तो यहाँ पे अब क्या बन जाएगा, ये आएगा Mg2 और O2, ये कट गया, प्रोडक्ट हमारा क्या बना, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बना। इस प्रकार से हम देखें कि रिएक्शन में जो भी आदमी भाग लेते हैं वो पहले अपना बॉन्ड तोड़ देते हैं और पुनः बॉन्ड तोड़ने के बाद से रिएक्शन में भाग लेते हैं और पुनर्व्यवस्था होती है, उसके बाद से नया मटेरियल बनता है। तो इस प्रकार से जीवन में हमको एक सीख मिला कि कोई बॉन्ड बनने से पहले बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है। शादी हुआ है तो अपने घर का बॉन्ड तोड़ करके आपके यहाँ कोई आएगा। तो आप नया नया रिलेशन बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तो इतना आप याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं बॉन्ड टूटा है, कहीं से ब्रेकअप या बॉन्ड टूटा है तभी जाके आपसे बॉन्ड जुटा है। ये केमिस्ट्री बताती है कि कभी भी नया बॉन्ड तभी बनता है जब पुराने बॉन्ड को तोड़ा जाए। तो नया बॉन्ड बना है लेकिन पुराना बॉन्ड तोड़ना पड़ा है हमको, उस प्रकार से नया मटेरियल बना। लेकिन MgO बना है, ये वैलेंसी के अनुसार बना है, इनके अनुसार रिएक्शन में नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस करते हैं। मजबूरी है कि यहाँ 2 लगाते हैं। ये क्यों लगाते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक जब आएगा, असंतुलित को संतुलित करना, जो कि एक वैज्ञानिक थे एंटोनी लेवोजिए, जो कि रसायन विज्ञान के जनक माना जाता है, वही बताए थे कि ये बैलेंस होगा, बनने से पहले बनने के बाद बराबर होता है, इसलिए इसको बैलेंस करना किया जाता है। जो कि वहाँ डिटेल से देखिएगा, अगर बैलेंस नहीं कर रहे हैं तो उनके बातों को मान नहीं रहे हैं जो कि केमिस्ट्री के जनक हैं, और बाप का बात नहीं मानते हैं तो यानी कि बहुत गलत होता है। तो इसलिए उनका बात मानना पड़ता है। इस प्रकार से हम देख लिए रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया देखने के बाद से अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में जो ये दोनों पदार्थ भाग लिए हैं ये क्या कहलाते हैं, और जो बने हैं वो क्या कहलाते हैं, अभिकारक, या इसको अभिक्रियक के नाम से भी जानते हैं, या प्रतिकारक, और इसका इंग्लिश होता है रिएक्टेंट। तो इसका परिभाषा जानने से पहले आपको बता देते हैं कि अभिकारक क्या होते हैं। आप बताइए, कोई भी रिएक्शन होगा, सिंपल वे में समझिए। शादी किसी का हो रहा है, शादी कब होगा, जब एक दूल्हा रहेगा एक दुल्हन रहेगा तभी जाके शादी होगा। इस प्रकार से हम बारात लेके जाएं, दूल्हा आधा रास्ता से भाग गया है वो, या किसी कारण से भाग गया है घर पे, तो शादी तो होगा नहीं। तो रिएक्शन में, या जिस प्रकार शादी में 2 आदमी भाग लेते हैं तभी जाके शादी होता है, उसी प्रकार से रिएक्शन में कोई भाग ले, तो एक आदमी भाग ले चाहे 2 आदमी भाग लेगा रिएक्शन में, तभी तो जाकर कभी क्रिया होगा, अभिक्रिया होगा तो नया मटेरियल बनेगा। अगर आप ही को रोटी बनाना है, आप आटा नहीं लीजिएगा, मार्केट से नहीं लाइएगा, चाहे व्यवस्था नहीं कीजिएगा, तो आप तो तकते रह जाइएगा, आप आँच दरा करके बैठे रहिए, आप रोटी बन जाएगा। रोटी बनेगा क्यों, नहीं बन पाएगा भाई। आप पहले जाइए, मार्केट जाइए, चावल लाइए, जो भी बनाना है मटेरियल लेके आइए, उसको मिलाइए, सीखिए किस विधि से कैसे बनाते हैं, उस प्रकार से उसका प्रोसेस कीजिए, नया मटेरियल बनेगा। तो इतना भी ध्यान देता है कि बनाने से पहले मटेरियल लेके आना भी होता है, उसका प्रोसेस भी सीखना होता है। अब आपको बोल रहे हैं कि चाय बनाइए, तो चाय बनाने से पहले चाय का सामान लेके आइए, प्रोसेस भी तो होना पड़ेगा। चाय को आप छानना है तो चाय को आप सूप से फटकने लगे, तो आपको मेथड पे डिपेंड करता है कि आप कितना सीखें, किस प्रकार से मटेरियल बनाते हैं। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं, रिएक्शन में जो भाग लेते हैं। झगड़ा रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसी को अभिकारक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से मिला है तो बना है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाए हैं, लेकिन बनाने से पहले Mg और O2 तो लिए हैं, आपको Mg O2 नहीं दिए होते तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे बनाते। तो कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उससे पहले रिएक्टेंट चाहिए। मान लीजिए कि एक आदमी इधर से आए, एक आदमी इधर से आए, आपस में रिएक्शन करेगा तो एक प्रोडक्ट निकलेगा। अब कोई आए ही नहीं, रिएक्शन करे ही नहीं, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए। प्रोडक्ट चाहिए कैसे, तो प्रोडक्ट के लिए आपको दो पदार्थ या एक पदार्थ लेना होगा, रिएक्शन कराना होगा, तब जाके प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शन में भाग लिए हैं तो इसी को हम कहते हैं अभिकारक। जो दो पदार्थ लिए हैं एक बनाए, या एक ही पदार्थ ले लीजिए, CaCO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट या संगमरमर है, इसको अब डायरेक्ट क्या कर दीजिए, गर्म कर दीजिए, ये CaO और CO2। तो एक पदार्थ लिए हैं, इस पत्थर को लिए हैं, गर्म लिए हैं, तो चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया है। ये संगमरमर का पत्थर जो होता है गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड कली चूना बनता है। इस कली चूना का बहुत उपयोग है। कली चूना आपको मार्केट में लेके आइएगा खरीद के, और मार्केट से खरीद के लेके आने के बाद से इसको नाद में या बाल्टी में कैसे भी इसको घोलिएगा और उसके बाद से दीवार को रंगिएगा। तो दीवार को रंगने के 1 से 2-3 दिन के बाद से दीवार चमकीला दिखाई देता है। इसके पीछे भी रीज़न है कि चूना से दीवार को पुताई करते हैं तो 2 दिन के बाद ही चमक क्यों आती है। तो यहाँ देख लिए अभिकारक के बारे में। तो ये हमारा क्या होगा, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लिए हुए पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। अभिकारक को देखने के बाद से अब हम देखते हैं उत्पाद। उत्पाद या प्रतिफल। प्रतिफल, तो ये जो प्रतिफल है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट का पहले परिभाषा लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बने नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो अगर रिएक्शन हो रहा है, चावल बना रहे हैं तो चावल बनेगा, प्याज, आलू, आटा कुछ भी ले करके रिएक्शन करा करके एक में ही कुछ बना रहे हैं, तो बनाने से के बाद जो भी निकलेगा उसी को प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि जब भी रिएक्शन होता है तो प्रोडक्ट होता है। प्रोडक्ट आप देखते होंगे कि प्रोडक्ट कब होता है, 2 आदमी को मिलने से प्रोडक्ट निकलता है, उसी को कहते हैं प्रोडक्ट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये दोनों आदमी मिले हैं तो ये नया मटेरियल बना है, तो यही कहलाता है उत्पाद। और ये एक आदमी है, टूट करके 2 प्रोडक्ट बनता है, तो यहाँ पे इसको कहते हैं उत्पाद। तो आप समझ गए कि उत्पाद कब बनता है, रिएक्टेंट मिलते हैं, चाहे रिएक्टेंट और रिएक्शन में भाग लेते हैं और प्रोसेस होता है, उसके बाद से क्या होता है, उत्पाद बनता है। अब यहाँ पे आपको हम एक एक नोट लिखवाते हैं। तो एक नोट देखिएगा, तो यहाँ से ये इस नोट को लिखवाते हैं, ये अभिकारक हुए, ये उत्पाद हुए। तो नोट यहाँ पे लिखिएगा, ये जो अभिकारक है, ये अभिकारक को कहाँ लिखते हैं, तो नोट 1, अभिकारक को रासायनिक समीकरण में, ये जो अभिकारक है रासायनिक के समीकरण, बाद में बताएंगे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं जब इसको सूत्र और संकेत के द्वारा लिखे हैं, बाद में डिटेल से बताते हैं। तो अभिकारक को रासायनिक समीकरण में बाईं तरफ तीर के पहले लिखते हैं। तो ये जो अभिकारक है, तो अभिकारक को रासायनिक समीकरण में किधर लिखे हैं, तो तीर के पहले बाईं तरफ लिखा जाता है, एक ऑब्जेक्टिव डॉन। यहाँ से पूछेगा सवाल तो ये लिखेगा कि अभिकारक को रासायनिक समीकरण में किधर लिखते हैं, तो बाईं तरफ लिखते हैं। उत्पाद को किधर लिखते हैं, तो दूसरा, ये जो उत्पाद होते हैं, उत्पाद को रासायनिक समीकरण में किधर लिखते हैं, दाईं तरफ तीर के सिरा के बाद। तो इतना याद रखिएगा, उत्पाद को दाईं तरफ लिखते हैं और अभिकारक को बाईं तरफ लिखते हैं। उसके बाद कोई पूछे कि तीर का सिरा किधर आता है, तो इस यहाँ पे लिखिएगा, तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है।
जब तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तो ये क्या बतलाता है, तो यह होता है तथा यह अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। तो यहाँ से देखें कि ये जो तीर का सिरा होता है उत्पाद की ओर होता है कि अभिकारक की ओर होता है, तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है और ये अभिक्रिया की दिशा को बतलाता है। कहने का मतलब है कि ये बतलाता है कि ये दो आदमी मिले हैं तो ये एक बना है, या एक आदमी से दो आदमी बना है। तो इस प्रकार से हम देख लिए तीर का सिरा। अब आप देखिएगा कि ये दो अभिकारक हैं, तो दो अभिकारक हैं तो ऐसे लिखेंगे तो समझ में आएगा नहीं। तो दो अभिकारक रहते हैं तो उनके मध्य में धन का साइन देते हैं। किसका? धन का। तो दो अभिकारक हो या दो उत्पाद आ जाएं तो उनके मध्य किसका? धन का चिन्ह दिया जाता है। जैसे इसी को देखिएगा CaCO3, इसको गर्म किए तो ये बना CaO और प्लस में CO2। तो दो उत्पाद बना है तो इनके मध्य में किसका साइन दिया गया है? जोड़ का, घटाव का कि गुणा का भाग, तो इसका दिया गया है धन का। तो इस प्रकार से बहुत सारा डिटेल्स देख लिए। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। अब अभिकारक एवं उत्पाद देखने के बाद से हम देखते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो रासायनिक समीकरण को हम आपको बताते हैं बहुत सिंपल तरीका से। आप देखिएगा किसी बात को कहने में बहुत टाइम लगता है, बहुत पेज होता है लगता है, उसी को हम शॉर्टकट में लिखते हैं तो कम पेज लगता है, कम टाइम लगता है। जैसे किसी को देखिएगा कि शॉर्टकट नाम से बुलाया जाता है RK, VK, SK, तो इसको शॉर्टकट है। अगर शादी के कार्ड पे होता है तो लिखा जाता है तनु एट्स मनु। अब ऐसे थोड़ी ना लिखा जाएगा शादी के कार्ड पे तनु का शादी मनु से हो रहा है जो यहाँ का रहने वाला है, ऐसे लिखेंगे तो गंदा लगेगा। तो इससे बचने के लिए वहाँ पे शॉर्टकट नाम लिखा जाएगा। इसी प्रकार रिएक्शन में भी जो आदमी भाग लेते हैं, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसका पूरा नाम न लिख करके उसका शॉर्टकट संकेत सूत्र के द्वारा दर्शाएंगे अच्छा दिखने के लिए। तो इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इसमें क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों एवं उत्पादों को उनके सूत्रों तथा संकेतों के द्वारा दर्शाना। जब रिएक्शन में भाग लेने वाले अभिकारक उत्पाद को उनके पूरा नाम के बदले सूत्र एवं संकेत के द्वारा दर्शाते हैं, उसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हम बोल दिए कि आलिया का शादी कालिया के साथ हो रहा है, इससे बचने के लिए हम बोल सकते हैं आलिया वेट्स कालिया। कंप्लीट। जैसे ये स्टेटमेंट है, इस रिएक्शन को लिखे हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। लिखने में ज़्यादा टाइम लगा, पेज भी अधिक लगा, इंक भी अधिक लगा। इसको बचने के लिए इसको शॉर्ट रूप में लिख सकते हैं। तो रिएक्शन में भाग कौन लिया है? कार्बन और ऑक्सीजन। बन क्या रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का संकेत क्या लिख सकते हैं? C। ऑक्सीजन का संकेत O2 और ये बना क्या है? CO2। इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। ये हमारा हो गया रासायनिक समीकरण। देखिएगा बहुत कम टाइम लगा। इस केवल हमको मालूम हो कि जो रिएक्शन में भाग लेते हैं उनका संकेत क्या है, तो हम बहुत शॉर्टकट तरीका से लिख सकते हैं रासायनिक समीकरण। उसी प्रकार से बोले कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के उपस्थिति में उजले लौह के साथ जल करके उजला ऑक्साइड बनता है। आप याद रखिएगा कि जब मैग्नीशियम जलता है तो उजला ज्वाला के साथ जलता है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलता है, तो Mg+O2 क्या बनेगा? MgO। तो इस प्रकार से ये लिख दिए। इसी प्रकार से हम बोले कि चूना पत्थर को गर्म किया जाता है
तो यह चूना, कली चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो इतना लिखेंगे कि संगमरमर चूना पत्थर को गर्म किए तो ये टूट जाता है किस में। तो सिंपल उपाय है कि इसका संकेत लिख देते हैं CaCO3। ये चूना पत्थर हुआ, ऊपर लिख दिए गर्म, और CaO कली चूना में, और ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इसको बचने के लिए टाइम कम लगे, इसी को कहते हैं रासायनिक समीकरण। एक बात और यहाँ समझिएगा कि रासायनिक समीकरण तो देख लिए, एक होता है शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण क्या होता है? तो शब्द समीकरण कहने का मतलब होता है कि रिएक्शन में जो आदमी भाग लेते हैं ना, जो पदार्थ भाग लेते हैं, उसका शब्दों के द्वारा उनको लिख देना। जैसे अभी क्या है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ जल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, तो वहाँ पे कार्बन का पूरा नाम लिख दीजिए, ऑक्सीजन लिख दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे यहाँ पे लिख दिए कार्बन और प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा जब रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों को पूरा उनके शब्दों के द्वारा लिखते हैं, तो इसी को कहते हैं वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, ये क्या बनेगा? वाटर बनेगा, जल बन गया। तो जब रिएक्शन में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके शब्दों के द्वारा लिखते हैं तो शब्द समीकरण कहलाता है। जब पूरा लिखते हैं, उसके पूरा लिखते हैं तो स्टेटमेंट कथन कहलाता है। जब इसके हम क्या बना दें, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं, तो ये हाइड्रोजन की जगह पे H2 लिख दिए हैं, ऑक्सीजन की जगह पे O2 लिख दिए और वाटर का H2O। तो ये हुआ रासायनिक समीकरण, जो कि संक्षिप्त है अभिकारकों को सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा लिखना। ठीक, तो सूत्रों एवं संकेतों के द्वारा दर्शाना, या सूत्रों या संकेतों के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखना। सूत्रों या संकेतों के द्वारा संक्षिप्त रूप में लिखना भी क्या हो सकता है? रासायनिक समीकरण हो सकता है। अब देखते हैं रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं या फायदा। रासायनिक समीकरण को लिखते हैं तो क्या फायदा होता है? सवाल डायरेक्ट पूछता है कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली 3 सूचनाएं लिखिए, या रासायनिक समीकरण को लिखने की क्या फ़ायदा है। इतना काम किए हैं तो इसका कोई तो फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदा का कोई काम होता भी नहीं है। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि रासायनिक समीकरण को लिखने से क्या फ़ायदा है या कौन सी सूचनाएं प्राप्त होती है। एक रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, H2 प्लस में O2, ये क्या बन गया है? 2H2O। तो इस रासायनिक समीकरण को देख करके आप क्या मालूम कर रहे हैं? बहुत सा हमको मालूम पड़ रहा है कि सूचनाएं क्या प्राप्त हुई है। इसमें तो सबसे पहले दिखाई दे रहा है कि ये अभिकारक क्या है, उत्पाद क्या है, अभिक्रिया की दिशा क्या है, प्रोडक्ट क्या बना है। हाइड्रोजन होता है गैस, और ये होता है गैस, और जल होता है लिक्विड। तो इस प्रकार से भी लिखते हैं तो बहुत सारा जानकारी प्राप्त हुआ। तो पहला जानकारी हमको सूचना का प्राप्त हुआ, तो यहाँ पे देखिएगा अभिकारक क्या है इसमें। तो अभिकारक क्या है? तो अभिकारक हमारा हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन। दूसरा सूचना प्राप्त हुआ अभिकारक, 2 अभिकारक उसमें हाइड्रोजन है और कमा ऑक्सीजन है। उसी प्रकार हमारा उत्पाद क्या है? तो उत्पाद हमारा क्या है? वाटर है, यानी कि जल है। तो 2 सूचनाएं तो मिली कि अभिकारक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, उत्पाद क्या है हमारा? वाटर है। फिर और तीसरी जानकारी हमको क्या मिलती है? अभिकारक ये गैस है, और ये भी गैस है, और ये लिक्विड है। तो यहाँ पे हमको एक जानकारी मिला, अभिकारक एवं उत्पाद की भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था भी हमको जानकारी मिलती है। अगर इसमें अवक्षेप बना है, भौतिक अवस्था यानी ठोस है, द्रव है कि गैस है, गैस बना है कि लिक्विड है कि क्या है, एक्वस है कि जलीय, यह जानकारी मिलता है। एक और जानकारी मिलता है अवक्षेप की जानकारी। अगर इसमें
अवक्षेप है तो अवक्षेप का जानकारी मिलता है। अवक्षेप यानी कि इस रिएक्शन में तो अवक्षेप नहीं बना है। जैसे अवक्षेप बनने का मतलब होता है कि देखिएगा इसमें बना Na2SO4, ये एक्वस से जलीय घोल है और इसमें BaCl2 बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, यानी कि ये सॉल्यूशन है, जल में घुला हुआ महीन चूर्ण है जो कि पीस दिया गया है। तो ये बनता है NaCl एक्वस में बनता है और बनता है BaCl2 बेरियम क्लोराइड। तो BaSO4 बनता है, BaCl2 नहीं बनता है, बेरियम क्लोराइड बनता है जो कि सॉलिड होता है और ये तली में बैठता है। इसी को कहते हैं अवक्षेप। अवक्षेप यानी कि ये दोनों देखिएगा सॉल्यूशन है, जलीय घोल है और ये नमक है। तो ये नमक है तो नमक ऐसे चारों तरफ है, NaCl है और NaCl के तली में क्या बैठ गया है, BaSO4 बेरियम सल्फेट बन गया। इसी को कहते हैं अवक्षेप। तो अवक्षेप की जानकारी मिलती है और ये भी हमको मिलती है जानकारी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कितने मोल है। जैसे आप कुछ बनाते हैं चावल तो वहाँ पे केजी में जोखते हैं कि 2 किलो लिए हैं, 5 किलो लिए हैं कि 10 किलो लिए हैं, कितना मटेरियल लिए हैं केजी में नापते हैं। लेकिन केमिस्ट्री में वही मापा जाता है मोल से। यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं कि 2 किलो लिए हैं हाइड्रोजन की, 1 किलो लिए हैं, यहाँ पे मोल से लिखा जाता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के कितने मोल है तो इसके आगे 1 लगा है, इसके आगे भी 1 लगा है, इसके आगे 2 लगा है। तो 1 लगा है तो 1 को मिटा देते हैं, 1 है तो 1 दिखाई दिया है। तो यहाँ पे ये हमको मालूम चला हाइड्रोजन के 1 मोल कितना है, कितना अगर चावल रहता तो 1 kg हो जाता। तो हाइड्रोजन के 1 मोल ऑक्सीजन के कितना मोल है, ऑक्सीजन के 1 मोल से अभिक्रिया करके जल के कितने मोल बनाते हैं। तो जल के इसके आगे देखिएगा 2, जो आगे जो अंक रहता है उसी को कहते हैं मोल। तो जल के 2 मोल बनाता है, चाहे निर्माण करता है। तो हाइड्रोजन के 1 मोल लिए हैं, ऑक्सीजन के 1 मोल और जल के 2 मोल बनाते। इस प्रकार से एक रासायनिक समीकरण से प्राप्त सूचनाएं या फायदा होता है, इतना सा फायदा होता है लिखने के लिए। अब देख चुके हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण से कौन सी प्राप्त सूचनाएं होती है। इसके बाद से रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के प्रकार देखेंगे, संतुलित करेंगे और संतुलित करने का विधि सीखेंगे। इससे पहले छोटा सा एक टॉपिक है उसको बतला देते हैं कि ये क्या है। रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर उत्पन्न प्रभाव, यानी कि कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा तो जब रिएक्शन हो रहा है तो कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। यानी कोई भी रिएक्शन होता है, लड़ाई होता है या झगड़ा होता है तो उसके प्रभाव उत्पन्न होते हैं, टूट फूट जाता है, गोर हाथ मुचुक जाता है, कुछ भी होता है तो प्रभाव तो उत्पन्न होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो कैसे आप बताइएगा कि ये रिएक्शन हुआ है। तो अब प्रभाव में कहने का मतलब कि एक सिक्का को उछाला जाएगा तो नीचे जाइएगा, तो नीचे जा करके आप निहारिएगा कि हेड आया है कि टेल आया है, निरीक्षण कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा। अभी मान लीजिए कि टॉप फ्लोर पे है, उठा के बिक दिए, तो आप उठा के बिक दिए तो आपको देखिएगा ना क्या हुआ है, रिएक्शन में क्या हुआ है, टूटा है कि फूटा है कि जुटा है। तो इसी प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया होती है संपन्न तो कुछ प्रभाव उत्पन्न होते हैं। जैसे खाना बनाते हैं, चाहे कुछ जलाते हैं, चाहे आग लग गया, चाहे कुछ हो गया तो आसपास में ज्वाला हो जाती है, हीट निकलता है, कुछ तो उसको देखते हैं ना। तो अब देखते हैं क्या क्या होती है। तो रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने पर उत्पन्न प्रभाव, कौन कौन से उत्पन्न प्रभाव होते हैं। तो अब देखिएगा, रंग में परिवर्तन, जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है तो रंग में परिवर्तन होता है। जैसे सब्जी बनाते हैं, चाहे कुछ होता है तो जा करके सब्जी बनाने से पहले चावल प्याज चाहे किसी चीज़ को लेते हैं, उसका कलर अलग होता है, रंग अलग होता है और उसको बनने के बाद से उसका रंग क्या होता है, बदल जाता है। तो कैसे प्राप्त करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है, उसका रंग कैसे बदल गया है। तो जाकर उसको जाँचते हैं, पड़ताल करते हैं, निहारते हैं, तब जा करके हम विश्लेषण करके बताते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है क्योंकि इसका रंग बदल चुका है। जैसे कॉपर होता है भूरे कलर का और ब्राउन कलर का कॉपर होता है, ऑक्सीजन में कॉपर का तार जलाइएगा तो ब्लैक कलर का हो जाता है। उसी प्रकार से आप कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहा का कील डाल दीजिएगा तो विलयन का रंग बदल जाता है। लोहे में जंग लगता है तो लोहे के ऊपर लाल भूरा पपड़ी जम जाता है। उसी प्रकार से आप देखिएगा चांदी के जो हार होते हैं या
उसका जो भी बनाया जाता है पदार्थ उसको क्या होता है, काले कलर का हो जाता है AgS सिल्वर सल्फाइड बनने के कारण। और जो कॉपर का तांबा का बर्तन होता है उस पर हरे कलर का भी जंग लग जाता है। तो ये सभी रिएक्शन होता है तो उसका कलर में चेंजिंग आने लगता है, परिवर्तन हो जाता है। तो रंग में परिवर्तन हो गया। दूसरा क्या होता है, ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन कैसे होता है कि जब कोई मटेरियल बनता है तो देखिएगा हीट दे भी सकता है, हीट निकल भी सकता है। जैसे आप देखते होंगे गोबर होता है, गोबर को एक जगह इकट्ठा करते हैं तो उसको काटते हैं खेत में खाद ले जाने के लिए, तो उसमें से हीट निकलता है। तो उसमें से हीट निकला ना तो ताप में परिवर्तन नहीं हुआ, टेम्परेचर में बदल गया। कभी कभी रिएक्शन होता है तो अपने अंदर हीट को लेता है, हीट ले करके टूटता है, तो यानी हीट अंदर ले भी सकता है, दे भी सकता है, ताप उत्पन्न भी हो सकता है, ताप का अवशोषण भी हो सकता है। उसके बाद से क्या हो सकता है, गंध में परिवर्तन। जब कोई रिएक्शन होता है तो उसके गंध में भी परिवर्तन होता है, स्मेल में परिवर्तन होता है। जैसे आप देखे होंगे कि चिप्स या कुरकुरे का थैली जब फट जाता है या जो सामान बनते हैं तेल या वसा से मसाले वाले, वो उसमें ऑक्सीजन हवा लग जाता है तो उसका स्वाद में क्या होता है, गंदगी आ जाता है और रुचिकर गंध और स्वाद उत्पन्न हो जाता है। क्यों होता है, रिएक्शन होता है। तो अब हम कह सकते हैं कि रिएक्शन कर लिया, ये खराब हो गया है, इसलिए उसको हम खा नहीं सकते हैं, तेल या वसा से बने हुए पदार्थ। उसके बाद से क्या बनता है, अवक्षेप का बनना। जब रिएक्शन होता है तो अवक्षेप का भी निर्माण हो सकता है, यानी कि कोई ऐसा ठोस पदार्थ देखे होंगे कि रिएक्शन करा रहे हैं तो एक ठोस पदार्थ जा कर के तली में बैठ गया। जैसे BaSO4 बेरियम सल्फेट होता है जो कि एक रिएक्शन में देखे थे एग्जाम्पल में, तो अवक्षेप का बनना हो सकता है। और क्या हो सकता है, गैस का निकलना। तो जब भी रिएक्शन होता है तो आप जा करके एनालाइज कर सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है तो उसमें से गैस निकलता है। गैस निकलता है तो जैसे हम बताते हैं कि HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिंक का दाना डालिएगा तो ZnCl2 बनता है और H2 हाइड्रोजन गैस बनता है। तो आप इसको जांचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और इसमें जिंक के दाना को डाल दिए हैं तो ZnCl2 तो बन ही गया। तो ZnCl2 बना है, अनबैलेंस है तो बैलेंस कर देते हैं। तो ZnCl2 बना है, तो ZnCl2 बना है तो ये गैस हाइड्रोजन गैस बना है। तो हम कैसे जांचते हैं, तो जिस मटेरियल जिस बर्तन में पदार्थ बनता है ना ZnCl2, उस बर्तन से हाइड्रोजन गैस निकलता है। तो यहाँ माचिस की तीली, जलती हुई माचिस का तीली ले जाते हैं तो पॉप चट चट के ध्वनि से जलती है, तो हम जान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस बना है। हाइड्रोजन गैस पॉप ध्वनि चट चट की आवाज़ से जलती है। तो आप इस तरह से इसको एनालाइज करके बता सकते हैं कि गैस बना है। तो कोई गैस बनता है, अवक्षेप बनता है, गंध में परिवर्तन हो जाता है, ताप में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, उसकी अवस्थाएं में बदल सकती है। क्या हो सकता है, अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन यानी कि अभी वो क्या था, ठोस था तो गैस बन जाएगा, गैस से सॉलिड से लिक्विड, अवक्षेप बन सकता है या एक्वस बन सकता है, जलीय घोल बन सकता है, यानी कि उसका चेंजिंग हो जाएगा स्टेट में, स्टेट यानी कि अवस्था में। तो ये सभी उत्पन्न प्रभाव होते हैं रासायनिक अभिक्रिया के किसी को संपन्न होने पर। इतना सब क्वालिटी देखेंगे, निहारेंगे, जांचेंगे, पड़तालेंगे, उसके बाद कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरण के प्रकार और बैलेंस करने का विधि सीखेंगे, और वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।